कहते हैं सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दें। ये बात अब भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी इन्फोसिस को खड़ा करने वाले एन.आर. नारायण मूर्ति के बारे में कही जाए तो 100% सही होगी। जरा सोचिए, किसी की जेब में अपनी फीस देने के पैसे ना हो और कुछ साल बाद वो ऐसी आईटी कंपनी बनाकर तैयार कर दे जिसमें नौकरी करने का सपना हर युवा देखने लगे। ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा हो जाए। एक ऐसी कंपनी जिसके कर्मचारी अपनी मेहनत के दम पर अमेरिका समेत बाकी देशों में भी वाहवाही पाएं। जाहिर है, ऐसी कंपनी का इतिहास, उसकी शुरुआत और फिर यहाँ तक पहुँचने के सफर के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप भी इन्फोसिस के सफर को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन्फोसिस यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम की शुरुआत कब हुई, उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसका आइडिया कब इजाद हुआ। ये बात है 1962 की, जब एक लड़के ने अपने दोस्तों को कॉलेज जाते हुए देखा। कॉलेज जाना वो भी चाहता था, होनहार भी था, आईआईटी में 70वीं रैंक लाया था, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसीलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। दोस्तों को सी ऑफ करते वक्त बस यही सोच रहा था कि अब मेरा क्या होगा। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एन.आर. नारायण मूर्ति था। नागावारा रामा राव नारायण मूर्ति का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पिताजी मैथ्स के टीचर थे जिन्हें सिर्फ 250 रुपये बतौर सैलरी मिलती थी और उन्हें पूरे घर का खर्चा उसी में चलाना होता था। नारायण मूर्ति काफ़ी होनहार थे, लिहाजा उन्होंने स्कूलिंग तक की पढ़ाई जैसे तैसे कर ली, फिर स्कॉलरशिप की मदद से बीटेक और एमटेक किया। अब क्योंकि वो काफ़ी होनहार थे, लिहाजा उन्हें बहुत जल्दी जॉब के ऑफर आने लगे। 800 रुपये प्रति महीने की सैलरी पर उन्होंने एक जॉब पकड़ ली। यहाँ पर नारायण मूर्ति ने पहली बार कंप्यूटर देखा। 3 साल इस कंपनी में काम करने के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसी बीच उन्हें एक फ्रेंच कंपनी का जॉब ऑफर आया। वो ये सब छोड़कर वहाँ चले गए। इस कंपनी ने नारायण मूर्ति को भी काफ़ी कुछ सिखाया। हालांकि इस कंपनी का एक प्रोजेक्ट था जो कुछ महीने बाद ख़त्म हो गया। बताया जाता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ, नारायण मूर्ति सारा पैसा इकट्ठा कर दान पर आए और बैग पैक कर वापस भारत आ गए। इस दौरान उन्होंने कई देशों को घूमा, जिससे उन्हें पता चला कि सिर्फ कैटलिस्ट बनकर तो काम नहीं चलेगा। ये सब सोचकर विचार चल ही रहा था कि तभी नारायण मूर्ति ने इंडिया में अपने एक नए वेंचर की शुरुआत की और यहीं पर उनकी मुलाकात सुधा कुलकर्णी से हुई, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। सुधा कुलकर्णी कर्नाटका के एक छोटे शहर से ताल्लुक रखती हैं। सुधा अपने इलाके की पहली लड़की थी जिन्होंने आईआईटी एग्जाम क्रैक किया था। सुधा कुलकर्णी के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जिस इन्फोसिस को आप देखते हैं, जहां पर ड्रीम जॉब करने का सपना आप रखते हैं, जहां हर साल 20 लाख से ज़्यादा जॉब एप्लीकेशंस आती हैं, उसे खड़ा करने में सुधा कुलकर्णी का बहुत बड़ा योगदान है। वो कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। एन.आर. नारायण मूर्ति ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर अपना स्टार्टअप किया। जुलाई 1981 का वो दौर था जब पुणे में इन्फोसिस की शुरुआत की गई। उनके 6 दोस्त नंदन नीलेकनी, एन.एस. राघवन, कृष्ण गोपाल कृष्ण, एस.डी. शिवलाल और के. दिनेश और अशोक अरोड़ा थे। ये लोग उस समय कंपनी के कर्मचारी थे, लेकिन आज इनके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। कंपनी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि साल 2021 में इन्फोसिस भारत की ऐसी कंपनी बन गई थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन डॉलर्स के भी पार हो गया था। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का सफर बेहद रोमांचक और मुश्किलों भरा रहा है। तो 6 दोस्तों ने नौकरी से इस्तीफा देकर अपना काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। कंपनी शुरू हुए 2 साल बीत चुके थे और 1983 शुरू हो गया था। कंपनी शुरू कर ली, लेकिन ना ही इस कंपनी में कंप्यूटर था और ना ही किसी के पास कंप्यूटर खरीदने के पैसे थे। मूर्ति की हालत भी ऐसी रही थी कि वो खुद कंप्यूटर खरीद लें। कंपनी उस वक्त और परेशानी में आ गई जब एक साथी अशोक अरोड़ा ने कंपनी का साथ छोड़ दिया। अब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा और आगे क्या किया जाना चाहिए। ऐसे मुश्किल वक्त में नारायण मूर्ति घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने बाकी सदस्यों से कहा कि जिसे कंपनी छोड़कर जाना है वो चले जाए, लेकिन वो आखिरी वक्त तक इसके साथ ही रहेंगे। हालांकि बातें करना एक बात थी और कंपनी को आगे बढ़ाना दूसरी बात। तो ऐसे में नारायण मूर्ति ने सुधा को सारी स्थिति से अवगत कराया। सुधा ने आओ देखा ना था, ऐसे वक्त में वो मूर्ति के साथ मजबूती से खड़ी हुई। सबसे पहले नारायण मूर्ति ने सुधा से 4000 रुपये उधार लिए। उस वक्त 4000 भी एक बड़ी रकम थी। फिर जब जब जरूरत पड़ती, सुधा नारायण मूर्ति की मदद करती रही। ऐसा करते हुए सुधा बाकायदा एक डायरी मेंटेन करती थी और सारा हिसाब उसी में लिखा करती थी। वक्त की बाजी ऐसी पलटी
कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बस फिर नारायण मूर्ति ने सुधा के पैसे कभी नहीं लौटाए और सुधा ने भी हिसाब वाली डायरी फाड़कर फेंक दी। उस वक्त सुधा द्वारा की गई ये मदद कंपनी के लिए रामबाण साबित हुई और कंपनी में जैसे जान आ गई। बताया जाता है कि इस दौरान नारायण मूर्ति को किसी भी कस्टमर से बात करनी होती थी तो पीसीओ में जाकर कॉल किया करते थे। मिलना होता था तो वो स्कूटर से जाया करते थे। लोग उनकी सादगी को बहुत पसंद किया करते थे और ये सादगी उनके व्यक्तित्व में आज भी दिखती है। कई साल चलने के बाद साल 1993 में कंपनी पहली बार आईपीओ लेकर आई। इसी साल इन्फोसिस देश की पहली आईटी कंपनी बनी जिसे शेयर बाजार ने लिस्ट किया था। उस वक्त इसका इश्यू प्राइस 95 पैसे था, लेकिन लिस्ट होने वाले दिन इसका शेयर 145 रुपए हो गया था। इसी से कंपनी की साख का अंदाजा आप लगा सकते हैं। कंपनी ने अपने शेयर सार्वजनिक कर दिए। बताया भी जाता है कि कंपनी के शुरू होने के 8 साल बाद इसके बंद होने की नौबत आ गई थी, लेकिन जैसे जैसे पब्लिक ऑफरिंग शुरू होने लगी और आम लोगों की एंट्री ने कंपनी को रफ्तार दी, आज तक लोग कहते हैं कि अगर साल 1993 में इन्फोसिस में 10,000 रुपये लगाए होते तो आज उसकी कीमत 18 करोड़ होती। 1999 तक इन्फोसिस की स्थिति बहुत बेहतरीन हो चुकी थी। कंपनी का नेटवर्थ $100 मिलियन तक पहुंच चुका था। इन्फोसिस भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसे नैस्डैक ने लिस्ट किया था। इन्फोसिस का नाम दुनिया की 20 बड़ी कंपनियों में आता है। पूरी दुनिया में आज इन्फोसिस की ब्रांचेस चल रही हैं। इसमें लगभग 50,000 कर्मचारी हैं जो दुनिया के 12 देशों में फैले हुए हैं। पूरी दुनिया में कंपनी अपनी सर्विस ऑफ सॉफ्टवेयर मुहैया कराती है। फरवरी 2022 तक कंपनी का रेवेन्यू 715.54 बिलियन US है। इन्फोसिस में दांव लगाने वाले लोगों को जबरदस्त फायदा हुआ। कंपनी ने सभी को बम्पर रिटर्न दिया जिससे वो माला माल हो गए और कंपनी को भी खूब मुनाफा हुआ। 23 फरवरी 1996 को NSE पर कंपनी के शेयर सिर्फ 95 पैसे थे, लेकिन अब वो बढ़कर 1742 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गए। यानी कि किसी ने 1993 में निवेश किया होगा तो उसे उसका फायदा मिल रहा है। कंपनी फायदे नुकसान के साथ आगे बढ़ रही थी और सबसे अच्छा दौर कंपनी को लेकर आया कोरोना काल। जी हाँ, एक तरफ कोविड काल में हम सब ने अपने देश में हुई बर्बादी का मंजर देखा, तो वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस को कोरोना काल में 13% का जबरदस्त मुनाफा हुआ। कोरोना काल में इन्फोसिस के कई कर्मचारी करोड़पति बने, जिसने साबित किया कि कंपनी को निरंतर फायदा ही हो रहा है। इन्फोसिस की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक करोड़पतियों की लिस्ट में वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल के 74 अधिकारी शामिल हैं। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख की सैलरी में भी लगभग 39% की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि के बाद ये 34.27 करोड़ रुपए जा चुकी है। कुछ इसी तरह से शुरू हुआ ये सफर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, फर्श से अर्श तक का सफर तय करना चाहता है। नारायण मूर्ति की उम्र अब 75 साल के आसपास हो गई है, लेकिन वो अभी भी अपनी कंपनी पर पूरा फोकस रखते हैं। आपको कैसी लगी इन्फोसिस और उसके मालिक नारायण मूर्ति से जुड़ी ये जानकारी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो यार।